नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब तो बल्कि कह सकते हैं कि किसी भी समय चुनाव आयोग की बैठक हो सकती है और उसमें चीज़ों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आचार संहिता भी लागू हो सकती है कुछ समय बाद और लोगों को पता चल जाएगा कि कार्यक्रम क्या है, यानी मतदान कितने चरणों में होगा और कब-कब होगा। 15 नवंबर से पहले-पहले सारी प्रक्रिया समाप्त हो जानी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे लग चुके हैं। उन्होंने अलग-अलग जगहों पर जनसभाएँ की हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब वो सऊदी अरब का दौरा छोड़ कर के बीच में ही आए थे और पहलगाम की घटना हुई थी, तो बिहार की धरती से ही उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान किया था और मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और वो बाद में हुआ। होते हुए हमने आपने सबने देखा। आज बिहार के चौथे कमर्शियल एयरपोर्ट का श्री गणेश उन्होंने किया, राष्ट्र को समर्पित किया पूर्णिया में। और जब पूर्णिया की हम बात करते हैं तो फिर सीमांचल के पूरे क्षेत्र से एक तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो हवाई मार्ग से हो जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिहार के लिए वैसे तो जो पिछला बजट था उससे पहले ही करीब 58,000 करोड़ की घोषणा कर दी गई थी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते रहते हैं कि विशेष पैकेज का क्या हुआ, जिसके बारे में नीतीश जी कहा करते थे। लेकिन ये सब विशेष पैकेज नहीं है तो क्या है? और 2013-14 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो हमारे भारत का पूर्वी छोर है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, उसकी उपेक्षा हुई है और जो पश्चिमी छोर है, वो विकास की मुख्य धारा में शामिल रहा है और साधन संपन्न भी है। अगर पूर्वी राज्यों की तरफ ध्यान दे लिया जाए, उनका विकास कर लिया जाए, तो फिर भारत को विकसित राष्ट्र की पांत में खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम देख रहे हैं लगातार वो इस दिशा में प्रयासरत हैं। तो बिहार चुनाव पर ही आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अ, युवा, आपके सुपरिचित युवा लेकिन अनुभवी और जानकार अनुपम के सिंह। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, अपने प्लेटफॉर्म पर स्थान देने के लिए। बहुत दिन बाद आया, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर चर्चाओं का दौर चलता रहे। जी हाँ, और ख़ास तौर से बिहार के मद्देनज़र तो ज़रूर आपकी सेवाओं की ज़रूरत रहेगी, आपके जी जी। अनुभव की भी ज़रूरत रहेगी। तो इस समय जो माहौल बना है और आज भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 40,000 करोड़ की योजनाओं, परियोजनाओं का या तो श्री गणेश किया है या उद्घाटन किया है। और एक तरीके से बिहार पर तो उनकी लगातार मैं कहूँगा कि अ, एक वर्षा हो रही है आशीर्वाद के रूप में। इससे माहौल क्या बन रहा है बिहार में? जी जी। अ, मेरा मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं जो भाजपा की रणनीति देख रहा हूँ, या खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति देख रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से नहीं, वो जब से सत्ता में आए हैं तब से उनकी जो राजनीति रही है, वो एक तो विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक जन उत्थान की। ये दो ऐसी रेल की दो पटरियां हैं जिसके ऊपर मोदी सरकार की जो रेलगाड़ी है वो चल रही है एक तरीके से। और पिछले कुछ दिनों में इस कह लें कि प्रक्रिया में बहुत तेजी लाई गई है। जैसे आपने कहा है अभी कि ये चौथा कमर्शियल एयरपोर्ट जो है बिहार का वो होने वाला है, पूर्णिया जो है। और
इससे आप मतलब सीमांचल आपने सही कहा कि पूरा कवर हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है। लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा मुसलमानों के लिए क्या कर रही है, मुस्लिम क्षेत्रों में भाजपा को वोट नहीं मिलता है, इसीलिए वहां नजरअंदाज किया जाता है उस उन क्षेत्रों को। तो आप देखिए भाजपा सीमांचल के लिए पूर्णिया में एयरपोर्ट बना रही है, जिसका फायदा मुस्लिमों को मिलेगा। और किशनगंज ही नहीं बल्कि मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, जो कोसी बेल्ट के भी जो इलाके हैं, जहां कह लें कि पप्पू यादव का प्रभाव काफी पहले से रहा है, तो उन इलाकों को भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। इससे पहले गया में एयरपोर्ट है, दरभंगा में एयरपोर्ट है, और पटना में एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट हमारा है ही है। अभी मंच से एक वीडियो भी आई है, मैं इस चर्चा में आने से पहले उस वीडियो को ही देख रहा था। उसमें पप्पू यादव और नरेंद्र मोदी के बीच संवाद हो रहा है, तो जिसमें प्रधानमंत्री ने संवाद किया पप्पू यादव के साथ, और उस दौरान ठहाके भी लग रहे हैं दोनों के बीच। ऐसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो काफी कटुता का माहौल रहता है, खास करके पप्पू यादव की तरफ से। वो जिस तरह के ट्वीट्स करते हैं, जिस तरह के पोस्ट डालते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, बहुत आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं मतलब हतप्रभ रह जाता हूं कभी कभी प्रधानमंत्री की रणनीति देखकर, या फिर जिस तरह से वो मतलब वो एक चुंबक की तरह है, जहां उस औरा में आकर विपक्षी नेता भी, जो जिनका व्यापार ही उनको गाली देने से चलता है, वो व्यापार धन का हो, वो व्यापार वोटों का हो, वो व्यापार पब्लिसिटी का हो, ऐसे नेता भी उनके करीब आकर उनका सम्मान किए बिना नहीं रह पाते हैं और ठहाके लगाने लगते हैं। तो एक तरीके से ये कह ले प्रधानमंत्री की औरा का ही कमाल है। नीतीश कुमार और ललन सिंह बैठे हुए बगल में दिख रहे थे, हालांकि वो पप्पू यादव और प्रधानमंत्री के संवाद से उतने उत्साहित दिख नहीं रहे हैं उस वीडियो में, आप देखेंगे तो। लेकिन फिर भी बिल्कुल। वो एक मंच पर माहौल उस तरीके का है। तो इसमें दो चीजें हैं। पहला तो चूंकि विकास परियोजनाओं वाली रैली थी वो, तो उसमें प्रधानमंत्री ने एक विपक्षी पार्टी के सांसद को भी नजरअंदाज नहीं किया, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस का झंडा उठाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा जो भी है वो निकाल रहा था, और जो इनके लिए आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की विकासवादी जो राजनीति है उस पर। तो एक तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है, अभी एक और वीडियो में देख रहा था जिसमें महिलाएं, जो मखाना की प्रोसेसिंग यूनिट्स बिहार में स्थापित हुए हैं, उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। और वो महिलाएं कह रही, उसमें कई बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो कह रही है कि हमारा समोसा खाने का दिल करता था, तो बेटे से मांगते थे पैसा कि इतने रुपए दे दो, समोसा खाने हैं, तो बेटा कहता था क्या अरे आज नहीं है, कल नहीं है। वो महिलाएं कह रही हैं कि बेटा तो अपनी पत्नी के लिए करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा ना, माँ के लिए कौन करेगा। लेकिन अब जो है सो कि हमें किसी से नहीं मांगना है, हम पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर मखाना की प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करके, हमारा समोसा खाने का मन करेगा, शाम को हम जाके समोसा खा लेंगे। तो देखिए एक बुजुर्ग महिला इस तरह की बात कर रही है, भले ही हंसी आए या हास्यास्पद लगे कुछ लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। एक आत्मनिर्भर सशक्तिकरण। भारत। बिल्कुल। जी जी जी, जो आत्मनिर्भर भारत है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय वाली, जो उनका संदेश था अंत्योदय वाला, तो आत्मनिर्भर भारत, वो जो निचले पायदान के लोग हैं वो आत्मनिर्भर होंगे तो वहीं से शुरू होगा। और वो महिलाओं, यही कारण है कि जहां भी प्रधानमंत्री की रैली होती है वहां हम बड़ी संख्या में महिलाओं को देखते हैं, और अग्रिम पंक्ति में महिलाओं को बैठे हुए देखते हैं, और उसमें भी पिछड़े दलित समाज की महिलाएं अधिक रहती है और वो कुर्सी पे बैठी रहती हैं। तो उनको मोदी का नाम सुन के ही वो लोग रैली में आ जाती हैं, क्योंकि उनको पता है जो वृद्धा पेंशन के पैसे आ रहे हैं, दिव्यांगों के लिए जो पैसे आ रहे हैं, उनको अपने पति से नहीं मांगने पड़ते हैं। वो बैंक में पासबुक लेकर जाती है, वहां से निकाल के ले आती है। या ये जो लखपति दीदी वाली योजना है, उसके तहत जो स्वयंसेवी समूहों में उन महिलाओं को जोड़ा जाता है, तो उनको पता है ये सब मोदी कर रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है कौन भाजपा है, कौन नेता है, क्या है। उनको सिर्फ एक चेहरा दिख रहा है, एक व्यक्ति का चेहरा, जो प्रधानमंत्री का चेहरा है। और यही कारण है कि बिहार में प्रधानमंत्री की जितनी अधिक रैली होगी इस बार, उनका चेहरा जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा उनको वोट जो है वो मिलता रहेगा। और ये सिर्फ एयरलाइंस, ये जो टर्मिनल नया बना है पूर्णिया एयरपोर्ट का, ये सिर्फ टर्मिनल की ही बात नहीं है। टर्मिनल की बिल्डिंग होती है, एप्रोन
कार्गो कॉम्प्लेक्स, एसटीपी, वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रिक बस सब का जो सब स्टेशन होता है वो बनता है, एविएशन का फ्यूल फार्म बनता है, एडमिन की ऑफिस होती है, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं, कमर्शियल प्लाजा बनते हैं, पार्किंग की सुविधा के लिए अलग से चीजें बनती है। तो एक एयरपोर्ट अपने साथ कितना कुछ लेकर आता है, या फिर एक एयरपोर्ट क्या, मिजोरम का ही हम उदाहरण देखें, एक रेलवे स्टेशन अपने साथ कितना कुछ लेकर आता है। बिल्कुल। हमारे कुछ चीजें सामान्य होती है, हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में वही चीजें, वही साधारण चीजें जो हमें सामान्य लगती हैं, वो अपने साथ चमत्कार लेकर आती है। तो यही मिजोरम में हुआ है, यही पूर्णिया में हुआ है, और यही जो प्रधानमंत्री की जो नीति है उनकी सफलता का प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जी। और अनुपम, ये जो अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, तो अभी राहुल गांधी और तेजस्वी की ये यात्रा रही 15-16 दिन की, उसको लेकर के भी तमाम तरह की कंट्रोवर्सी रही कि भाई बड़ा दल, बड़ा भाई बिहार में कौन है, और गाड़ी में, खुली गाड़ी में आगे की तरफ कौन बैठा हुआ था। यानी जिस कांग्रेस का वहां वैसे ही कोई मतलब नहीं है, और वो केवल और केवल लालू यादव की दया पर वो जितनी भीख डाल देते हैं उतने पर वो आश्रित है। उसके नेता राहुल गांधी अग्रिम पांत में दिखाई देते थे, और तेजस्वी ने अपने आप को पीछे की तरफ कर लिया था। लेकिन ये भी चर्चाएं चल रही थी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी मुजफ्फरपुर की एक जगह तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि 243 सीटों पर मेरे उम्मीदवार खड़े होंगे, हम लोग लड़ेंगे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों को लेकर के, संख्या को लेकर के रस्साकसी है जो चरम पर पहुंच रही है? और अ, तेजस्वी कुछ संकेत दे रहे हैं राहुल गांधी को? जी, इससे पहले 3 नेताओं का बयान मैंने देखा जिसमें 243 सीटों पर लड़ने की बात उन्होंने कही थी। एक तो चिराग पासवान ने कही थी, तो फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि हमारा ये मतलब था कि चिराग ही एनडीए की जो भी सीटें होंगी, आप समझिए कि हमारे समर्थक जो हैं, हमारे वोटर जो हैं, लोजपा के जो भी लोग हैं, वो समझे कि हम चिराग पासवान को वोट दे रहे हैं, हमारा आशय ये था। तो चिराग पासवान ने एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया। उनके अलावा भी 3 नेता ऐसे हैं तेजस्वी यादव के अलावे, जिन्होंने ये घोषणा की है कि हम 243 की 243 सीटों पर लड़ेंगे। और उन 3 नेताओं में कौन-कौन है? एक प्रशांत किशोर हैं। तो प्रशांत किशोर का हमें पता है कि वो एक बृहद तैयारी लेके चल रहे हैं। वो पैन बिहार अपना इकोसिस्टम लेकर चल रहे हैं। भले अधिकतर सैलरीड लोग हैं उनके पूरे बिहार में फैले हुए, लेकिन वो वोट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जब किसी ने मेहनत की है तो कुछ न कुछ नतीजा जो है वो निकलना ही निकलना है। उनके अलावा मायावती हैं बहन जी, वो भी कह चुकी हैं कि हम बिहार की 243 सीटों पर लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। मायावती बसपा का आपको भी पता है, अपने लंबे समय से कवर किया है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक में जैसे राज्यों में एक वोटर बेस रहा है, और सीटें भी जीतती रही हैं मायावती। लेकिन अब जो है उनकी स्थिति, उनकी सक्रियता और बसपा का जो कैडर है वो अब उस तरीके का चुस्त भी नहीं रहा। तो वो देखना पड़ेगा कि वो कितना असर दिखाती है और कितना नहीं। और एक तीसरे नेता भी। जी, उत्तर प्रदेश में भी तो बहुत कमजोर हो गई हैं। एक ही सीट जी, आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, जी, लोकसभा में खाता ही नहीं खुला था। जी। जी, जी, जिस पार्टी ने एक तरीके से 2007 से 12 तक रूल किया था, उसके लिए बिल्कुल। मतलब बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी। और एक समय था जब 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था कि अगर खंडित जनादेश मिलता है, तो जो नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, उनमें मायावती भी एक हो सकती है। तो ये अलग बात हो गई। एक और नेता है जिन्होंने बिहार में 243 की 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, और वो आपके प्रिय अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि दिल्ली में तो उनको पब्लिक ने भगा दिया है। पंजाब बाढ़ से पीड़ित है, वहां पे तो वो दिखाई दे नहीं रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री भी अचानक से बीमार हो गए।
और सिचुएशन का स्टॉक लेने के लिए प्रधानमंत्री को खुद वहां पर जाना पड़ा और बैठकें करनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कहे, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि समझो 70 की 70 सीटों पर केजरीवाल लड़ रहा है। तो जनता ने सही में समझ लिया कि केजरीवाल ही लड़ रहा है तो इसको हराना ही हराना है। तो ये तीन नेता जो है, मायावती, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर, जो 243 सीटों की तैयारी लेकर चल रहे हैं। और ये इंडी गठबंधन में एक तरीके से कह लें, एक दिखाता है कि किस कदर ये बिखरा हुआ गठबंधन है। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव अभी अभी उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाला, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने ये सासाराम से पटना तक की यात्रा में कभी भी कहीं भी एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा कि बिहार में तेजस्वी हमारे नेता हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए ऐसा जरूर कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो कहते हैं ना, एक डिस्टेंट ड्रीम, अंग्रेजी में और हिंदी में जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना कहते हैं। तो राहुल गांधी को एक सपना तेजस्वी यादव ने दिखाया, क्योंकि सबको पता है कि सेंटर में अभी अगले कई वर्षों तक कोई वैकेंसी नहीं है। कम से कम जब तक मोदी सक्रिय है तब तक किसी प्रकार की भी वैकेंसी नहीं है। आपने पिछली बार जो जयपुर डायलॉग्स का कार्यक्रम हुआ था समिट में, वहां भी आपने ये बात कही थी कि कोई वैकेंसी ही नहीं है केंद्र में और अगले कई वर्षों तक नहीं है। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव की कोशिश ये है, आप देखिए कैसे जो भी नेता कांग्रेस के थोड़े ऊपर उठते हैं, लालू परिवार उनको गिराने में लगता है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को इसी आधार पर समर्थन दिया गया कि जो दो फायर ब्रांड नेता हैं बिहार में कांग्रेस के, या फिर फायर ब्रांड हैं या पेश किए जाते रहे हैं उस तरीके से, या सक्रिय रहे हैं हम कह लें, वो है एक पप्पू यादव और एक है कन्हैया कुमार। कम से कम मीडिया में, सोशल मीडिया में ये सुर्खियां बटोरते हैं। दोनों को ही किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा से साइडलाइन किया गया ये भी हमने देखा। मुकेश सहनी, छोटी सी पार्टी जिनके विधायक, सांसद, विधान पार्षद कुछ मतलब न के बराबर है, मुकेश सहनी को हर रैली में आप गाड़ी में बैठे हुए देखेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ। वहीं पप्पू यादव को इनके सुरक्षा कर्मियों ने मार के भगा दिया, पीट-पाट भी किया। कन्हैया कुमार को भी सीढ़ियों से उतार दिया, भगा दिया, जबकि सबसे अधिक मेहनत यही लोग कर रहे थे। तो जब कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, तो उसके बावजूद राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। और राहुल गांधी यात्रा निकाल चुके हैं बिहार में, उसके बावजूद तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। ये क्या कहता है? यानी राहुल गांधी जो अपना प्रभाव यहाँ से छोड़ कर गए हैं, अब तेजस्वी यादव उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ढकने की कोशिश में एक तरीके से लग गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि ये स्थिति है इंडी गठबंधन की, और जबकि ये लोग जाति कार्ड खेल रहे थे। अब सर मुझे क्या लग रहा है कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, उसके बाद राजद के प्रवक्ताओं ने, राजद की जो महिला प्रवक्तागण है, जो मतलब गंवार प्रवक्तागण मैं कहूंगा, एक तो प्रियंका भारती, कंचना यादव और सारिका पासवान, इन्होंने हर चैनल में घूम घूम के उस चीज को डिफेंड किया, प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दी गई। उसके अलावा कांग्रेस ने फिर से उसको डिफेंड करते हुए वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी मां को दिखाया गया, जबकि उनकी जो दिवंगत माता जी हैं वो कभी राजनीति का हिस्सा नहीं रही हैं, सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं रही हैं। बेटा मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निवास छोड़कर अपने छोटे से घर में रहना जो है वो उचित समझा। तो मुझे लगता है कांग्रेस जानबूझकर राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने सोच लिया है कि हम बदला राजद से ऐसे ही निकालते हैं। जानबूझकर प्रधानमंत्री की मां को वो लोग घसीट रहे हैं इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में, क्योंकि उनको पता है कि इससे घाटा ही होना है बिहार में गठबंधन का, महागठबंधन का। और घाटा अधिकतर किसको होगा? तो कांग्रेस, राजद को होगा। तो कांग्रेस हो सकता है जानबूझ के इस तरह की थेथराई हम लोग कहते हैं बिहार में, पता हो कि कोई चीज गलत है फिर भी उसको बार बार करना, तो ये थेथराई में कांग्रेस जो है वो लग गई हो। क्योंकि इनको पता है पिछली बार ये 70 सीटों पर लड़े थे, 70 में से 19 सीटें इनको मिली थी, और इस बार इनको कांग्रेस पार्टी जो है वो 40
पे लगभग सिमटाने की कोशिश में है, क्योंकि पिछली बार जो विश्लेषण हुआ था राजद का कि हम हारे क्यों, तो उन्होंने विश्लेषण में ये पाया था कि हम कांग्रेस को अगर कम सीटें देते और कम से कम 30-40 सीटों पर भी उनमें से खुद राजद लड़ती, तो शायद सरकार बनाने की स्थिति में राजद आ सकती थी या फिर उसके करीब आ सकती थी। इन्होंने पूरा दोष कांग्रेस पर जो है सो मढ़ दिया था। बिल्कुल। अब देखिए, अब तेजस्वी यादव की जो यात्रा अगली निकलने वाली है, वो उन सीटों पर निकलने वाली है जिन्हें राहुल गांधी ने कवर नहीं किया था। तो और ये कह रहे हैं कि हम बिहार अधिकार यात्रा वहां निकालेंगे जहां पे राहुल गांधी ने मतलब सभाएं नहीं की, जो इलाके छूट गए हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि राहुल गांधी यहाँ पर जो पब्लिसिटी क्रिएट करके गए हैं अपने लिए, उसको काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव ये वाली यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। और ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि पिछली बार चिराग पासवान 135 सीटों पर लड़े थे, इस कारण जदयू को नुकसान हुआ था। इस बार चिराग पासवान एनडीए के भीतर लड़ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल। राजद और कांग्रेस का जो महागठबंधन है जिसमें मुकेश सहनी भी है, कि क्या वो लोग इस तरह की एकता स्थापित कर पाएंगे जहां पे सीटों का बंटवारा सुगम तरीके से हो और मतलब मिलजुल कर सब जो है लड़ सकें और एक दूसरे को अपने वोट जो है वो ट्रांसफर करा सके, क्योंकि इनके जो बागी उम्मीदवार हैं वो जाएंगे प्रशांत किशोर के पास, वो जाएंगे बसपा के पास, वो जाएंगे आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि इस बार बहुत विकल्प है उन लोगों के पास। और वहीं तेजस्वी यादव ने जो 243 सीटों वाली बात कही है, वो कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ही कही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये यात्रा भी देखिए कहाँ से निकाल रहे हैं, ये 16 दिसंबर को यहाँ से अभी दिसंबर में नहीं, अभी निकालने जा रहे हैं, शायद जहानाबाद से ये लोग जो है यात्रा निकालेंगे, जो नई यात्रा है, और फिर वहां से उसको 20 सितंबर को 4-5 दिन बाद खत्म करेंगे। नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल और समस्तीपुर तक ये लोग लेके जाएंगे। यानी नीतीश कुमार के जो व्यक्तिगत प्रभाव वाले इलाके हैं, उनका जो गृह जिला है नालंदा, वहां से ये लोग शुरू कर रहे हैं। और ये भी देखिए कि बिहार में विकास की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक तो हॉकी स्टेडियम राजगीर का, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय, एक तो वो जो ग्लास का पूरा वो व्यूइंग वो सी पॉइंट बना हुआ है राजगीर में, वो वाला। ये सारी चीजें जितनी भी वायरल हो रही हैं, ये नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा और उसके आसपास के इलाकों की है। तो वहां विकास सही में हुआ है और वो दिखाई भी देता है। तो वहां जैसे तेजस्वी यादव भले ही यात्रा कितनी भी निकाल लें, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव वैसे भी उन्हें भी पता है कि पड़ने वाला नहीं है। बाकी बेगूसराय वाला एरिया ले ले, गिरिराज सिंह भी एक हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। हालांकि उसी यात्रा से थोड़ी सी जदयू भी असहज दिख रही है, लेकिन फिर भी एनडीए में उसका कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार ने इस संकल्प को दोहराया है कि अब वो पाला नहीं बदलने वाले हैं, और प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने ये बात जो है वो कही है। अब तेजस्वी बार यादव बार का कही है। प्लान, जी जी, तेजस्वी यादव का प्लान है कि हर विधानसभा में एक हम जन संवाद जो है वो आयोजित करेंगे। और उनकी ये भी कोशिश है कि ये विधानसभा चुनाव के लिए आपने जो कहा आचार संहिता लागू हो या तारीखों का ऐलान हो, उससे पहले जो है ये जो यात्रा है इसको निकाल लिया जाए और इसको संपन्न कर दिया जाए। इसका कारण एक ही है कि महफिल राहुल गांधी जो लूट के चले गए हैं और तेजस्वी यादव उनको बड़ा भाई जो कहते रह गए हैं, अब उसको कैसे काउंटर करें। मेन वही है, राहुल गांधी सारा फुटेज खा गए हैं, सारी कोशिश उनको काउंटर करने के लिए है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को तो इन्होंने नेपथ्य में धकेल दिया, पप्पू यादव या कन्हैया कुमार जो भी फुटेज खा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को तो पब्लिसिटी मिल गई, कम से कम अपने बेहुदे या बेतुके बयानों के कारण ही सही, वो चर्चा में तो कम से कम बने रहे। तो वो जो स्पेस है मीडिया और सोशल मीडिया स्पेस, उसको भरने के लिए तेजस्वी यादव नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है आकर के? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को देख रहा था। इन्होंने एसआईआर पे विपक्ष को घेरा, राजद को भी आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को भी लिया, जंगल राज की याद दिलाई, परिवारवाद पर निशाना साधा और लगे हाथ ये भी कह दिया कि
22 सितंबर से जीएसटी जो है वो एकदम कम हो जाएगी और लोगों को बहुत फायदा मिलने जा रहा है त्योहारों के सीजन से ठीक पहले। इन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के कुशासन से ये पूरा सीमांचल जो है ये पिछड़ गया है। यानी प्रधानमंत्री जो है वो स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना नहीं भूलते हैं, जंगल राज याद दिलाना नहीं भूलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आकर के सारे नेशनल इश्यूज उठाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया है, उनकी मां को गाली उनके मंच से दी गई। इससे आरजेडी का जो एक लाभ मिलने की एक गुंजाइश हो सकती थी स्थानीय मुद्दों को उठा करके। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अभी 3 महीने पहले अचानक बहुत सारी खबरें आनी शुरू हुई थी। पटना में भी एक अस्पताल में गैंगवार हुई थी। गैंगवार क्या हुई थी, एक तरफाई एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई थी, एक व्यवसायी की गांधी मैदान के पास हत्या कर दी गई थी। बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ था ये। तो उनका जंगल राज बनाम नीतीश भाजपा का जंगल राज करके ये लोग आगे बढ़ सकते थे, शायद उसका कुछ माइलेज इनको मिलता। लेकिन राहुल गांधी ने तो एकदम स्थानीय मुद्दों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया और राष्ट्रीय मुद्दों को उठा करके एक तरीके से आरजेडी को और नुकसान पहुंचाया है। जी, जी। ये राहुल गांधी पे तो मैं आऊँगा, उन्होंने जिस तरह की मूर्खता की है, या कह लें कि खुद के पाँव में तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव और आरजेडी के पाँव में भी कुल्हाड़ी मार के राहुल गांधी जिस तरीके से गए हैं बिहार से, उस पर तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। लेकिन उसके अलावा देखें, आपने ये सही एकदम नोटिस किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर मतलब उनकी डिटेलिंग, उनकी रिसर्च, उनका अध्ययन, और फिर वो एकदम स्थानीय हो जाते हैं एक तरीके से। वहाँ के लोगों को लगता है कि अरे ये तो यहीं के हैं, यहाँ के चीनी मिल की बात कर रहे हैं, यहाँ के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। कोई पुल बन जाता है छोटा-सा, वो किन 2 इलाकों को जोड़ेगा और उनसे क्या फ़ायदा होगा, पीएम को ये भी पता होता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए ताज़ा पूर्णिया रैली ही आप ले लीजिए। अभी जो केवल एक ही परियोजना का उद्घाटन नहीं हुआ है, केवल पूर्णिया को ही एयरपोर्ट नहीं मिला है। भागलपुर में भी 25,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ये थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट का गिफ्ट दिया है, और ये बिहार का प्राइवेट सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होने वाला है। जो लोग कहते हैं ना कि बिहार में अब तक उद्योग धंधे नहीं आए, तो लीजिए अब आ रहा है, और वो गंगा के इस पार नहीं, गंगा के उस पार आ रहा है, भागलपुर में आ रहा है, और वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में आ रहा है। और वो और पीरपैंती में उसको स्थापित किया जा रहा है, जो कि ग्रामीण इलाका में है। यानी बिहार के ग्रामीण इलाके से प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्रांति की पटकथा लिख दी है, आप इतना समझ लीजिए। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, उसका फेज 1 शुरू हो गया है। उसमें 3,000 करोड़ रुपए की लागत से उससे पूरा पूर्वोत्तर बिहार कवर हो रहा है। और पूर्वोत्तर बिहार में सिंचाई ले लीजिए, बाढ़ नियंत्रण ले लीजिए, और किसानों को इससे बहुत गजब का फायदा मिलने वाला है। लाखों किसान जो है इससे प्रभावित होंगे, और सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ी घोषणा है जिससे बिहार के जो मिथिलावासी हैं वो बहुत खुश हैं, वो है मखाना। मैंने अभी बात भी की मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स की, कि कैसे महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो ये राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है, वो उससे कितना लाभ मिलेगा ये भी देखने लायक होगा। क्योंकि बिहार में जो एक तरीके से कह लें भारत का, विश्व का 90% मखाना का उत्पादन जो है वो बिहार में होता है। तो अब वो मखाना का मूल्य जो है वो किसानों को उचित मिले, उनका रख-रखाव ठीक हो, उनकी प्रोसेसिंग ठीक हो, उनको बाजार मिले, उनका आवागमन के लिए जो सुविधा है वो अच्छी हो, और मखाना किसानों को और व्यापारियों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो किसानों की वैसे भी आय दोगुनी करना ये प्रधानमंत्री का सपना है। तो इसमें केवल धान गेहूँ के ही किसान नहीं आएँगे, मखाना के किसान जो हैं वो भी आएँगे, और जो लोग धान गेहूँ कर रहे हैं उनमें से भी कई प्रेरित होंगे कि हम जो है मखाना उपजाएं। और अगले कुछ वर्षों में आप देखिएगा बिहार से बाहर भी निकलेगा मखाना, और अन्य राज्यों में भी आपको मखाना की खेती होती हुई दिखेगी। बाकी पूर्णिया बिल्कुल। एयरपोर्ट वाले प्रोजेक्ट पर तो हमने चर्चा कर ही ली है। और
बिहार में क्या नहीं मिला है अभी इनके प्रधानमंत्री के दौरे में। रेल, सड़क, ऊर्जा, औद्योगिक विकास को ले लीजिए, मतलब कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का वितरण 500 करोड़ रुपए का। उसके अलावा उन्होंने कई हजारों लोगों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं, उन घर की चाबियां सौंपी है। तो इस कदर मिट्टी पे उतर के प्रधानमंत्री जो है वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या काम कर रहे हैं? राहुल गांधी जाकर बोल रहे हैं कि 90 बनाम 10, जाके बोल रहे हैं कि ये भाजपा आपका ये 90% जनता को नजरअंदाज कर रही है, जातियों में बांट रही है, ये सारी चीजें, सवर्ण बनाम दलित, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। बिहार में कहाँ से ये कार्ड चलेगा? जिस बिहार में, जहां दलित, जो सबसे पिछड़ा समाज है बिहार का, वो मुसहर समाज है, और मुसहर समाज के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं, वो भाजपा के साथ हैं। आपने कैसे सोच लिया कि दलित जो है वो आपके कहने में आ जाएगा? दलितों के सबसे बड़े नेता जो बिहार में रहे हैं वो रामविलास पासवान रहे हैं, और 2014 के बाद से दिवंगत होने तक, अपने निधन तक, वो भाजपा का हिस्सा रहे, भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री रहे। उनके बाद उनके बेटे जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, और चिराग पासवान भी भाजपा के साथ हैं, और 5-6% वोटर बेस लोजपा का फिक्स रहता है, और वो दलितों का ही वोटर बेस है, जो पासवान समाज, दुसाध समाज जिसको बिहार में बोलते हैं, यूपी में जिनको इक्विवेलेंट इनके पासी, इनका पासी समाज जो है, तो वो भाजपा के साथ है। भाजपा ने जिन लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया, सम्राट चौधरी को ले लीजिए, रेणु देवी को ले लीजिए, तारकिशोर प्रसाद को ले लीजिए, ये सारे लोग पिछड़ा समाज से आते हैं। नीतीश कुमार, ये राहुल गांधी ये भी भूल जाते हैं कि जिन नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनके नेतृत्व में, जिनको मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर, वो खुद एक ओबीसी चेहरा है, और राज्य का बिल्कुल। सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा आज की तारीख में नीतीश कुमार है, लालू यादव से भी बड़े। लालू यादव तो एक जाति के सिर्फ वो कहलाते हैं, नीतीश कुमार को तो कई जातियों ने खुद मिलकर समर्थन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र होने। मोदी, जी जी, खुद ओबीसी चेहरा है पीएम मोदी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही एक ओबीसी चेहरा है। तो उस बिहार में आपको कहाँ से लगता है कि दलित और पिछड़ा कार्ड जो है आप चला ले जाइएगा? मतलब कोई चांस ही नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का। तो राहुल गांधी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर, और साथ में तेजस्वी यादव के भी पांव पर कुल्हाड़ी मारकर वहां से, बिहार से निकले हैं। राजनीति ऐसे नहीं होती है। और पिछली बार तो कंटेनर की बातें हो रही थी, जो इनका कौन सी यात्रा हुई थी, जो पैन इंडिया यात्रा हुई थी, उसमें भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें तो कंटेनर की बातें हो रही थी। इस बार तो इनके साथ साथ कंटेनर हटा दिया इन्होंने, तो इस बार इनके साथ साथ वैनिटी वैन पूरी की पूरी चल रही थी, पूरी की पूरी बस चल रही थी, जिसमें इनका ऑफिस ऑफिस वगैरह सब कुछ था। तो ऐसे राजनीति थोड़े ना होती है। तो वही बात है, मतलब मटियामेट करके राहुल गांधी चीजों को चले गए हैं, और लेकिन मीडिया में स्पेस, और सोशल मीडिया में खाया तो है, और यही तेजस्वी की असुरक्षा का कारण, की भावना का कारण भी बन रहा है। जी ये जो एसआईआर, वोट चोरी, ये सब बिहार में जमीन पर कहीं कुछ, क्योंकि अभी बाबा रामदास से भी बात हो रही थी, वो जी जी कई जिलों में होकर के आए हैं। जी जी उनका जी, कहना था कि जितने उन्होंने लोगों से ग्राउंड बात रिपोर्टिंग हुई, अच्छी खासी की है उन्होंने। हाँ, जितने लोगों से बात हुई, सब ने ये कहा कि कोई वोट चोरी नहीं है, हम तो वोट डालते आ रहे हैं, हमारी तो कोई वोट चोरी नहीं हुई। एसआईआर के बारे में कोई लोग बात ही नहीं करते हैं, उन्होंने कहा कि ये बेफिजूल की बातें हैं। ये केवल नेशनल मीडिया में है, कहीं और नहीं है, बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं है। जी सर, एक बड़ा ही रोचक फैक्ट मैं बताता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। ये जो एसआईआर और वोट चोरी को लेकर, मान लीजिए कि 80-85 हजार के लगभग बीएलओ थे, जिन्होंने ये एसआईआर वाला पूरा कार्य जो है बिहार में वो संपन्न कराया चुनाव आयोग के लिए। तो बीएलओ सैलरीड लोग हैं, सरकारी लोग हैं, और चुनाव आयोग के लोग हैं। उसके अलावा 1.5 लाख के करीब बीएलए थे, जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, जिनमें कांग्रेस के भी होंगे, राजद के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे। हर दल को प्रतिनिधित्व मिलता है, हर दल के बीएलए होते हैं। और ये बीएलओ और बीएलए दोनों साथ मिलकर ये चुनाव आयोग की जो भी प्रक्रिया होती है उसको अंजाम देते हैं। मतलब बीएलओ जो है वो पूरी कार्यवाही करते हैं, बीएलए उनको
असिस्ट करते हैं, कहीं कुछ बिल्कुल। कमी बेसी रह गई तो वो बताते हैं। पूरे बिहार से एक भी बीएलए का वीडियो नहीं आया या बयान नहीं आया जिसमें उसने कहा हो कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है या धांधली हुई है। अब राहुल गांधी जब जाकर बिहार में कहते हैं कि धांधली हुई है एसआईआर में, चुनावी प्रक्रिया में, तो वो जो 1.5 लाख बीएलए हैं उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। वो 1.5 लाख जो बीएलए हैं उनके परिवार में भी 4-4 लोग भी पकड़ लीजिए, तो 6 लाख बिल्कुल। वोट तो राहुल गांधी ने ऐसे ही गंवा दिया। अब इसमें इसके थोड़े से लार्जर पक्ष पे आते हैं। ये बीएलए कौन लोग हैं? ये कोई एलियन तो नहीं है, ये लोग कहीं दूसरे राज्यों से तो नहीं बुलाए गए हैं। ये जो वोटर है बिहार का, जो हम आप जैसे लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं। और मैं देख रहा हूं कि मेरे ही समाज के 4 लोगों को कोई नेता आकर बदनाम करके चला जा रहा है, तो क्या मैं इस चीज को बर्दाश्त करूंगा? तो राहुल गांधी वहां पर गए, उन्होंने बीएलओ और बीएलओ कौन लोग होते हैं? उनमें अधिकतर टीचर होते हैं, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं होती है वो होती है। वो लोग कौन है? वो लोग भी एलियन नहीं है, वो लोग भी दूसरे राज्यों से नहीं आए हैं, वो भी स्थानीय गांवों के और समाज के लोग हैं। एक शिक्षक स्कूल का, एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, जिन लोगों की वहां के समाज में इज्जत होती है, समाज उनका वैल्यू करता है, उनके साथ उठती बैठते हैं वो लोग, उन लोगों को बदनाम किया जा रहा है और साथ में एजेंट्स को भी बदनाम किया जा रहा है जो उसी समाज के लोग हैं। और वही समाज आपको वोट कैसे दे देगा जिसको आपने बदनाम करने का पूरा उपक्रम, पूरा का पूरा अभियान चला रखा है। बस राहुल गांधी ये चीज समझ नहीं पाए और यहाँ गच्चा खा गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने गांव घर के लोगों से बात करके ये पता लगाई है। उनका कहना है कि हमारे मास्टर साहब जो बारिश में, आंधी तूफान में हमारे मतलब घर में आके और चीजों को नोट करके ले गए, पूरा फॉर्म भर के ले गए, मतलब विषम परिस्थितियों में भी और मौसम खराब होने के बावजूद भी उनका अपमान हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। वही लोग हैं जो पोलियो के ड्रॉप भी पिलाते हैं, वही वो ड्यूटी भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को ही मिलती है। वही लोग हैं जो चुनाव के दौरान भी वहां पे बूथ पे बैठे रहते हैं वोटरों को असिस्ट करने के लिए। वही लोग हैं जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को सफल बनाने में योगदान देते हैं और सारे समाज कल्याण में भी लगे रहते हैं। समाज क्या उन लोगों को का अपमान कभी बर्दाश्त करेगा? आपके अपने बीच के शिक्षक, अपने बीच की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बस राहुल गांधी को जिसने भी सलाह दी उसने ये मिसकैलकुलेशन कर दिया। और वो महारानी फिल्म में एक डायलॉग है कि आप जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। तो राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को ये झटका जो है कुछ ही दिनों बाद जो महसूस होना वो शुरू हो जाएगा। जिस तरीके के गैर जरूरी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उसको देखें तो। जी कई मुद्दे अभी भी रह गए हैं, फिर से जुड़ेंगे अनुपम जी आपके साथ 1-2 दिन बाद, जब भी समय मिलेगा उन पर भी चर्चा करेंगे। जी बहुत जी। रोचक चर्चा आपसे हुई है और आपने जमीन की जो सिचुएशन है वो दर्शकों को बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू जी सो जी, मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।